औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम मुबारक नाम से जो रहमान रहीम करीम और हर चीज़ का खालिक मालिक और वाहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़ारों करोड़ों लामहदूद दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारी के नाम, प्यारे नबी के नाम जो राह पर इंसानियत है। With this we start our lecture 5. As usual, before starting my lecture, I generally share a quote or message with you. This message says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. इसमें बहुत एक अच्छा मैसेज छुपा हुआ है। मेहनत से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। You have to be hard work in life. You need to do the hard work in life. Otherwise आप कायनात में ज़िंदगी में कभी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इसलिए कहा गया लैसल इंसान इल्ला मा सा, बेशक इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने एफर्ट या कोशिश की। तो कोशिश करना, एफर्ट करना अल्लाह के नबियों की सुन्नत है, अच्छे लोगों की तरीक़ाकार है। और हार्ड वर्क टैलेंट जो है वो तो अल्लाह की अनायत है। हार्ड वर्क से आप अपने टैलेंट को भी जगह बेहतर पोजीशन बना सकते हैं। और जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो आप दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को, दुनिया भर की मुश्किलात को ओवरकम हो जाते हैं और इंशाल्लाह उसके सदक़े अल्लाह ताला आपको इज्जत देते हैं। दूसरी कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है स्ट्रगल टुडे स्ट्रेंथ टुमारो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आने वाले कल स्ट्रांग हो, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कल भी मैं अच्छा परफॉर्म करूं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला कल मेरा बेहतर हो, लोग मेरी मिसाल दें, फिर स्ट्रगल करें, कोशिश करना सीखें, ज़िंदगी में एफर्ट करना सीखें। किसी की तरफ हाथों पे हाथ डाल के ना देखा जाए, बल नेगेटिव माइंड को प्ल्यूट ना किया जाए नेगेटिविटी से, बल्कि पॉजिटिव के साथ, गुडनेस के साथ, अच्छी साफ नीयत के साथ बड़ों का अदब किया जाए, माँ बाप की दुआएं ली जाएं और एक अच्छी एफर्ट की जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत का रास्ता खोल देते हैं और कामयाबी भी जरूर देते हैं। एज यूजुअल बिफोर गोइंग टू द मेन लेक्चर, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर सो दैट वी आर ऑन द सेम ग्रेड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। लास्ट लेक्चर वी जस्ट कवर्ड द लेक्चर 4। उसमें हमने सबसे पहले वी एक्सप्लेन द नेचर एंड जनरल पर्पज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मतलब हमने बात की थी, एसेट्स की बात की थी, लायबिलिटीज की बात की थी और जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मतलब बातचीत हुई थी। एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हुई थी कि लायबिलिटी और एसेट्स में जो रिलेशनशिप है उसको देखा गया था। एक्सप्लेन दैट द इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स एंड इंटरप्राइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमने ये भी बात की थी कि किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस यूनिट की जो फिनेंशियल रिपोर्ट है, फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है और इट इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जब भी स्टेटमेंट आती है इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये जेनरिक नहीं होती इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस, और इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस की रिलेशनशिप्स भी एक्सप्लेन की जाती हैं। एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रेजेंट्स। साथ ये भी हमने बात की थी कि कैश फ्लो की जो स्टेटमेंट है वो क्या क्या शो करती है। दी चेंज इन कैश, अगर कोई कैश में तब्दीली हो, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग, कंपनी ने जो ऑपरेटिंग खर्चे किए, इन्वेस्ट किए, एंड फिनेंसिंग एक्टिविटीज, कंपनी ने जो भी एक्टिविटीज की किसी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज ने, तो उसके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग एक्टिविटीज को डील करती है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स among the financial statements and how these statements relates to each other। इनकी financial statements की बात की और ये financial statements एक दूसरे को किस तरह relate करते हैं उस पर बातचीत हुई। Now we start the lecture 5, the ledger। आज हम सबसे पहले ledger की बात करेंगे। The entire group of accounts maintained by a company is referred to collectively as the ledger। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी the entire group of accounts maintained by a company is referred to as collectively as the ledger। entire group of accounts, जो भी accounts हैं, जो भी transactions हैं, जो भी financial activities हुई हैं, उनकी जो पूरी activity को इकट्ठा मेन किया जाता है तो उसको ledger कहा जाता है। a general ledger
contains all the assets. जो भी जनरल लेजर होगी वो एसेट्स की बात करेगी, लायबिलिटीज की बात करेगी और ओनर्स की इक्विटी अकाउंट्स की बात करेगी। दी जनरल लेजर, हम दी जनरल लेजर पे बात कर रहे थे। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इसमें तीन चीजें हैं, इंडिविजुअल एसेट्स, इंडिविजुअल लायबिलिटीज, इंडिविजुअल ओनर्स इक्विटी। अब हम एसेट्स पे आ जाते हैं। जनरल लेजर में इंडिविजुअल एसेट में क्या चीजें शामिल होती हैं। वन इज द इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट एक्वायर किया गया, सप्लाईज जो आई हैं, जो परचेज की गई हैं, अकाउंट्स रिकवरीज जो आई हैं, कैश है, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल एसेट्स। इंडिविजुअल लायबिलिटीज में चीजें शामिल होती हैं, इंटरेस्ट पेएबल, जो कि कोई अगर आपने लोन पे लिया हुआ है बिजनेस या कोई ऐसी चीज ली है बैंक लोन वगैरह, उसकी इंटरेस्ट जो पेएबल है। फिर सैलरीज पेएबल हैं, जो सैलरीज आपने पे करनी है स्किल्ड मैन पावर की। फिर अकाउंट्स पेएबल हैं, जो अकाउंट्स आपने ड्यू हैं आप पे देना डिफरेंट हेड्स के। और फिर नोट्स पेएबल, जो भी कोई भी नोट्स हैं पेएबल है। तीसरा हेड लेजर में होता है, दैट इज द इंडिविजुअल ओनर्स इक्विटी। इंडिविजुअल ओनर्स इक्विटी, उसमें सैलरीज एक्सपेंस आते हैं, उसमें से सर्विस रेवेन्यू आता है, उसमें डोसेट ड्राइंग्स आती हैं और डोसेट कैपिटल्स आता है जो इसको डील करता है। पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री, एक जर्नल में एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं उसके मतलब है ये। फॉर एग्जांपल जनरल लेजर की बात हुई है, आप इस स्लाइड को जरा गौर से देखिएगा कंसेप्चुअली। हमने लास्ट टाइम भी इसको कवर किया था, दोबारा इसको आपके नॉलेज के लिए दोबारा जनरल लेजर में शुरू किया। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम जो है दैट इज डेट, देन अकाउंट टाइटल एंड एक्सपेंशन, जो भी अकाउंट है और उसकी जो एक्सपेंशन है, दैट इज कैश एम डोसेट कैपिटल इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। रेफरेंस उसका है 101 और 301। उसमें डेट किया 15,000 और क्रेडिट किया 15,000, ये J1 है। डबल एंट्री सिस्टम मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में, ये एक चेक है डबल एंट्री सिस्टम के, कितना आउट हुआ है कितना इन हुआ है, दोनों के टोटल जो है इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अगर हम कैश की तरफ जाएं, इसी तरह डेट कॉलम में है, लेट्स से सितंबर 2002 लिखा हुआ है, अकाउंट टाइटल एंड एक्सपेंशन है, रेफरेंस J1 आ गया, उसी J1 की डेबिट क्रेडिट और बैलेंस की एंट्री आ गई। इन द लेजर इंटर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स ऑफ द अकाउंट्स, डेबिटेड द डेट, जर्नल पेज एंड डेबिट अमाउंट शोन इन द जर्नल एंड द अकाउंट नंबर ऑफ विच द जर्नल वाज पोस्टेड। जो भी उसका अकाउंट नंबर था वो भी इसमें रेफरेंस के तौर पे दिया गया। अगर हम गौर से देखें तो लेजर के रेफरेंस के लिए पहले उन्होंने डेट दी, उसके बाद J1 जो है ये जर्नल का पेज है, जो जर्नल के पेज का नाम है, और उसके बाद जो 15,000 है दैट इज द डेबिट अमाउंट, एरो से जैसे इंडिकेट किया, शोन इन द जर्नल, और 101 जो है उसका रेफरेंस है, और अकाउंट नंबर टू विच द जर्नल वाज पोस्टेड, ये रेफरेंस है अकाउंट नंबर 101। नो द ट्रायल बैलेंस। A trial balance is a list of accounts and their balance at a given time. Very conceptually मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर लेता हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्या है। A trial balance is a list of accounts and their balance at a given time. List of accounts है और उनका बैलेंस है पर्टिकुलर गिवन टाइम पे। The primary purpose of a trial balance is to prove the mathematical equality of debits and credits after posting. The primary purpose of a trial balance is to prove the mathematical equality of debit and credit after the posting. पोस्टिंग के बाद डेबिट और क्रेडिट की मैथमेटिकल इक्वलिटी को प्रूव करना। A trial balance also uncovers errors in journalizing and posting. ये जर्नलाइजिंग में अगर कोई एरर आ रहा हो या कोई और इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो ये उसको भी जल्दी अनकवर कर देता है जो ट्रायल बैलेंस। द प्रोसीजर फॉर preparing a trial balance consists of लिस्टिंग, पहले उसको लिस्ट किया जाता है, लिस्टिंग द अकाउंट टाइटल्स एंड देयर बैलेंसेस, सबसे पहले अकाउंट टाइटल और उनके बैलेंसेस को लिस्ट किया जाता है, टोटलिंग द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स को टोटल किया जाता है, एंड थर्ड स्टेप इज द प्रूविंग द इक्वलिटी ऑफ द टू कॉलम्स, और दोनों कॉलम्स को डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट इन एनी केस, तो वो इंश्योर किया जाता है। Now we see the practical demonstrated entry for a trial balance. For example, फर्म का नाम है पॉइनेट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ट्रायल बैलेंस है 31 अक्टूबर 2002 की डेट है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें तो ये डिफरेंट एंट्रीज हैं और अमाउंट है, जैसे कैश है, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज है, प्रीपेड इंश्योरेंस है,
ऑफिस इक्विपमेंट है, नोट्स पेएबल है, अकाउंट पेएबल है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, सीआर बायपट कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, सर्विस रेवेन्यू है, सैलरीज एक्सपेंस है और रेंटल एक्सपेंस है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग्स है। द टोटल डेबिट मस्ट इक्वल द टोटल क्रेडिट। ये कंसेप्चुअली आप देखें, हर एक एंट्री की डिफरेंट अमाउंट्स हैं जो पोस्ट हुई हैं, जो एंटर हुई हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट दैट इज 28,700 इज इक्वल टू द amount of credit that is again 28,700. So debit and credit has to be equal in accounts. Limitation of a trial balance. Trial balance की कुछ limitations भी है. A trial balance doesn't prove that all transactions have been recorded or that the ledger is correct. ये equality या totaling की हद तक तो ठीक है, लेकिन सारी transactions को डील नहीं करता. Numerous errors may exist even though the ट्रायल बैलेंस कॉलम्स एग्री। बाज़ केसेस में इकट्ठे कई भी एरर्स आ सकते हैं उसके केस में। द ट्रायल बैलेंस में बैलेंस इवन व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज नॉट जर्नलाइज्ड। ये उस वक्त भी काम कर सकता है जब ट्रांजैक्शन जर्नलाइज ना हो। अ करेक्ट जर्नल एंट्री इज नॉट पोस्टेड, और अगर करेक्ट जर्नल एंट्री पोस्टेड ना हो, अ करेक्ट जर्नल एंट्री इज नॉट पोस्टेड। उसके बाद अगला जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। कोई भी अगर जर्नल एंट्री 2 दफा पोस्ट हो गई। इनकरेक्ट अकाउंट्स आर यूज्ड इन जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग। जर्नलाइजिंग या पोस्टिंग के अगेंस्ट इनकरेक्ट अकाउंट्स को यूज किया जाता है। ऑफसेटिंग एरर्स आर मेड इन रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ऑफसेटिंग एरर्स, जो डिफरेंट ऑफसेटिंग एरर्स हैं, आर मेड इन रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो बनाए देखा जाता है उसको। कैश फ्लोज एंड टाइमिंग्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत जरूरी स्लाइड है। कैश फ्लो क्या है और टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, इनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं। टू अवॉइड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अ कंपनी मस्ट बी एबल टू पे इट्स बिल ऑन टाइम। वेरी करेक्ट। अपनी कमिटमेंट्स को, अपने प्रॉमिसेस को, अपनी एसओपीज को, प्रोसीजर्स को कंपनी को फॉलो करना चाहिए। कंसिडर द ट्रांजैक्शन ऑफ ब्लू डिजाइन स्टूडियो शोन बिलो। ब्लू मस्ट परफॉर्म अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट विद इट्स कैश फ्लोज टू इंश्योर दैट इट कैन रिमेन प्रॉफिटेबल। इनको एक बैलेंस एक्ट रखना चाहिए। एक रिकॉर्डिंग जो है या इनकी डेटा पोस्टिंग या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बड़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए ताकि इसका आंसर सही रहे। कैश फ्लोज एंड द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप जरा गौर करें इस स्लाइड पे जो एज शोन, जो येलो कलर है, जो ब्लैक कलर है, आप देखें डिजाइन रेवेन्यू जुलाई 10, फिर जुलाई 10 कैश, फिर फेज है, फिर परचेज है, फिर उसके बाद प्रीपेड रेंट है, फिर दूसरा सप्लाईज है। अगर आप गौर करें तो एक क्रेडिट सेल है, दूसरी कलेक्शन अकाउंट है, कुछ पेमेंट ऑफ अकाउंट है, कुछ क्रेडिट परचेज है और अकाउंट्स पेएबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है। यानी इसमें अगर आप पूरी इसकी टोटल देखें और दूसरी तरफ आप इसकी कंपैरिजन करें तो ये कोई अच्छा टाइम टेबल फॉलो नहीं करती कंपनी नजर आ रही। नेट इनकम, net income is the net increase in owner's equity that results from a company's operations. Net income क्या है दी? It is the net income increase in owner's equity that results from a company's operation, जो company के operation से result होती है। In its simplest form, net income results when revenues exceed expense. जब revenues जो हैं वो total expense को exceed हो जाए तो net income शुरू हो जाती है। Net income is equivalent to the revenues minus expense. When expenses exceed revenues, a net loss occurs. इसके वीजा है, जब एक्सपेंस बढ़ जाए रेवेन्यू कम हो, तो जैसे हमने शुरू में बात की कि रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंस निकालें तो नेट इनकम होगी। इस तरह अगर एक्सपेंस में से रेवेन्यू निकाल जाए या एक्सपेंस ज्यादा हो जाए तो नेट लॉस का कंसेप्ट आ जाता है। रेवेन्यूज आर इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी दैट रिजल्ट फ्रॉम द परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को जो परफॉर्म करती हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो आमदन आती है, जो मनी एक्टिविटी चल रही होती है वो है। एक्सपेंस आर द डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, वो ओनर की इक्विटी में डिक्रीज है रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि बिजनेस करने की वो जो कॉस्ट है वो करता है। हम बात कर रहे थे रेवेन्यूज एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। रेवेन्यू एज ए बिल्डिंग ब्लॉक पे बात करते हैं। रेवेन्यूज आर द ग्रॉस इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, पहले भी बात हुई है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटीज इंटर्ड इनटू द फॉर द पर्पस ऑफ द अर्निंग इनकम। रेवेन्यूज में रिजल्ट फ्रॉम अ सेल ऑफ मर्चेंडाइज, बाद सेल ऑफ मर्चेंडाइज से होती है, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज से भी मिलते हैं रेवेन्यू,
रेंटल ऑफ प्रॉपर्टी से मिलता है, और लैंडिंग ऑफ मनी जो आप दूसरी मनी की ट्रांजैक्शंस करते हैं करेंसी की। रेवेन्यूज यूजुअली रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन एन एसेट, जनरली जब भी रेवेन्यू होंगे उसे कंपनी के एंटरप्राइज के एसेट्स इंक्रीज होते हैं। एक्सपेंसेस आर द डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, यानी जिस तरह रेवेन्यू की इंपॉर्टेंस है उसके वीजा विज एग्जैक्टली 180 डिग्री पे एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस आर द डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग द बिजनेस, जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने में रिजल्ट होते हैं। एक्सपेंसेस आर द कास्ट ऑफ एसेट्स, एक्सपेंसेस जो हैं एसेट्स की कास्ट है। कंज्यूम्ड आर सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंस इंक्लूड यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस की बात होती है, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस की बात होती है, एंड सप्लाईज एक्सपेंस, और सप्लाईज एक्सपेंस की बात होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस की ये स्लाइड है, उसकी इलस्ट्रेशंस हैं, आप जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? सिलेक्ट द इकोनॉमिक इवेंट, ट्रांजैक्शन को आप सिलेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट को सिलेक्ट करते हैं। इट कुड बी वीजा कार्ड, इट कुड बी कैश, इट कुड बी एनीथिंग। उसके बाद रिकॉर्डिंग है। फर्स्ट स्टेप अगर मैं जनरली आपको बताऊं इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप इज रिकॉर्डिंग, देन इज प्रिपेयर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनती हैं, और वो फाइनली एनालाइज इंटरप्रेट करते हैं यूजर। तो अभी हम वन बाई वन इसको दोबारा लेते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस की सारी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं किस तरह प्रोसेस ये बनता है। फर्स्ट स्टेप इज दी आइडेंटिफिकेशन, उसमें आ जाती हैं सिलेक्ट इकोनॉमिक इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस की बात को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि ये किस टाइप की ट्रांजैक्शन थी, आइडेंटिफाई करना है उसको। फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि जी उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है थ्रू इन योर लेजर्स, थ्रू जर्नल, इन योर कंप्यूटर डाटा, रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज। जो भी वो हमने एक्टिविटी ट्रांजैक्शन की है पहले उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको साथ ही क्लासीफाई किया जाता है कि किस हेड में से है, कहाँ फॉल करती है, और फिर इसको समराइज भी किया जाता है। उसके बाद एक अकाउंटिंग रिपोर्ट बनती है एंड पे, उस सारी पिछले दो स्टेप्स के बेस पे जहां हम उसको सेग्रीगेट किया, उसकी पुल अप किया, समराइज किया। उसके लिए कम्युनिकेशन भी जरूरी है, और उसके लिए एनालाइज और इंटरप्रेट। फिर उसके बाद जब आप समराइज अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को आपने समराइज कर दिया, तो वो फिर यूजर के लिए या डिसीजन मेकर्स को असिस्ट करने के लिए कि वो एनुअल रिपोर्ट के तौर पे इमर्ज होती है कि इसकी लाइबिलिटीज क्या थी, इसके एसेट क्या थे, रेवेन्यू कितना था, एक्सपेंस कितने हुए, इक्विटी कितनी थी। तो वो डिफरेंट समरीज जो हैं डाटा को एक समराइज शेप में इस तरह बनाया जाता है पूरे डाटे को कि इंडिविजुअल्स इजीली कैन अंडरस्टैंड हु हैज टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बास क्वेश्चंस हैं जो इंटरनल यूजर पूछते हैं जनरली। क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंटरनल यूजर्स। 1, इन कैश सफिशिएंट टू पे बिल्स, कि इंटरनल यूजर्स को इंटरनली जो मेंटेन करने के लिए एक एफिशिएंट फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। पहली बात तो यह है, इज कैश सफिशिएंट टू पे बिल्स, क्या हमारे पास इतना कैश है कि हम सारे बिल्स, सारी लायबिलिटीज अदा कर सकें। सेकंड इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट क्या कॉस्ट हमारी आ रही है, सो वी कैन वर्क आउट कि एक्सपेंस कितना था और उसका हमने रेवेन्यू कितना जनरेट किया और प्रॉफिट कितना आया जो हमारी नेट इनकम हुई उसमें से। कैन वी अफोर्ड टू गिव एम्प्लॉय पे रेजेस दिस ईयर, क्या हम एम्प्लॉय को इंसेंटिव के तौर पर उसकी तनख्वाह, पे राइज उसको और बोनस वगैरह यानी इकोनॉमिक वेलफेयर एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड विच प्रोडक्ट लाइन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, प्रोडक्ट लाइन कौन सी इंप्रूवमेंट है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन के थ्रू आप एक्टिविटी करते हैं ये। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अदर क्वेश्चंस जैसे हमने लास्ट टाइम पिछली स्लाइड में आपके सामने इंटरनल यूजर्स के क्वेश्चन डिफाइन किए थे आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के रेलेवेंट। नो द सेम थिंग इज देयर क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स के क्या क्वेश्चन है? एक्सटर्नल यूजर्स का पहला क्वेश्चन है जी, इज द कंपनी अर्निंग सेटिस्फैक्टरी इनकम। बाहर वाला यूजर पूछता है कि क्या आर यू गोइंग कमर्शियली कॉर्पोरेट कल्चर में यूर पॉजिटिव साइड ऑन फाइनेंशियली, यू आर अर्निंग समथिंग, इज द कंपनी अर्निंग सेटिस्फैक्टरी इनकम, हाउ डज द कंपनी कंपेयर इन साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी विद इट्स कॉम्पिटिटर्स, किसकी कॉम्पिटिटर्स में स्टैंडिंग क्या है कंपनी की विद ग्लोबली, लोकली, इंटरनेशनली, के कहाँ इसकी क्या प्लेस है, कहाँ इसकी स्टैंडिंग है, इसके हेल्थ प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रोफाइल, रिप्यूट प्रोफाइल क्या है। विल दी कंपनी बी एबल टू पे इट्स डेट्स एज दे कम ड्यू, जब भी ड्यू हो उसकी कोई भी डेट्स हो बैंक्स की दाएं बाएं लायबिलिटीज पे कर सकेगी, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ है इसमें।
व्हाट डू वी डू इफ दे कैच अस, अगर हमने जिनके डेबिट्स इन है और वो पिछला कंप्यूटेटर्स हमें कैच कर ले तो हमारे पास कॉन्टीजेंसी प्लानिंग क्या है, टू ग्रो फर्दर एंड फर्दर द बिजनेस। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सटर्नल यूजर्स पूछते हैं। नाउ कमिंग अप टू द बुक कीपिंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में और उसमें क्या फर्क, अकाउंटिंग में है इंक्लूड्स बुक कीपिंग, अकाउंट्स में बुक कीपिंग की जाती है, आल्सो इंक्लूड्स मच मोर बुक कीपिंग, सारी डॉक्यूमेंट किया जाता है उसको। और बुक कीपिंग में क्या है जी, इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ द इनकम इकोनॉमिक इवेंट्स, यानी बुक कीपिंग में सिर्फ, यानी बेसिकली इन दो की डिफरेंस बताया गया। अकाउंटिंग में जैसे मैंने आपसे शेयर किया इंक्लूड्स दी बुक कीपिंग इसमें की जाती है और आल्सो इंक्लूड्स मच मोर, बाकी चीजें भी और एडिशनल की जाती है। बुक कीपिंग में क्या है, इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स पे बात होती है और इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग का हिस्सा है। बेसिकली कंसेप्ट यह है बुक कीपिंग इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। द अकाउंटिंग प्रोफेशन, नो द अकाउंटिंग प्रोफेशन पे जब हम बात करते हैं, पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफर देयर एक्सपर्टीज टू दी जनरल पब्लिक थ्रू दी सर्विसेज दे परफॉर्म। एक जनरल पब्लिक अकाउंटेंट्स भी होते हैं, पब्लिक अकाउंटेंट्स कहा जाता है उनको। ये जनरली ऑफर देयर एक्सपर्टीज, ये अपनी एक्सपर्टीज देते हैं टू जनरल पब्लिक थ्रू दी सर्विसेज दे परफॉर्म, अपनी सर्विसेज के थ्रू। एक प्राइवेट अकाउंटेंट्स हैं, प्राइवेट अकाउंटेंट्स आर एम्प्लॉइज ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज एंड आर इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट और टैक्स अकाउंटिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं एंड इंटरनल ऑडिटिंग पे भी इन्वॉल्व होते हैं। और जनरली जो प्राइवेट अकाउंटेंट्स हैं वो द अकाउंटिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग इंक्लूड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग के में आ जाता है, इंक्लूड्स रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल फॉर गवर्नमेंट यूनिट्स, फाउंडेशंस, हॉस्पिटल्स, लेबर यूनियंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटीज। ये रूटीन वेलफेयर मेजर्स की सारी चीज है। नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग, ये प्रॉफिट वाली अकाउंटिंग नहीं होती। इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटिंग और रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट यूनिट्स, फाउंडेशंस, हॉस्पिटल्स, labor unions, colleges, universities and charities. GAP, GAP generally stands for the generally accepted accounting principles. ये क्या चीज है, इस पे थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। प्राइमरीली एस्टेब्लिश्ड बाय द कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने गैप डेवलप की थी। इसको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। GAAP must be adhered to when a company distributed financial statements outside of the company. जब भी outside the company financial statement company करती है तो GAAP को adhere to किया जाना चाहिए। GAAP में पहला प्रिंसिपल है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है GAAP के लिहाज से? The cost principle dictates that assets are recorded at their cost. यानी कॉस्ट प्रिंसिपल का मीनिंग है जो एसेट्स हैं वो अपनी कास्ट के लिहाज से रिकॉर्ड किए जाते हैं। Cost is the value exchange at the time something is acquired, जो कि value exchange है currency versus item. Cost is used because it is both relevant and reliable. Cost इसलिए की जाती है कि इसकी relevance भी है और ये reliable भी है। कुछ assumptions हैं गैप से। Going concern, पहला going concern assumption क्या है गैप में जो यूज होती है, इसका मतलब assumes ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इनटू फोरसीएबल फ्यूचर। गोइंग कंसर्न यह है कि ये पॉजिटिव माइंड के साथ एज्यूम करती है कि ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज विल कीप ऑन वर्किंग। दूसरा है मॉनेटरी यूनिट, ओनली ट्रांजैक्शन डेटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज इंक्लूडेड इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इकोनॉमिक एंटिटी, ये तीसरी चीज है, इट इंक्लूड्स एनी ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट सोसाइटी के उसको लिया जाता है। Now we'll talk about the business enterprise. A business owned by one person is generally a proprietorship, that is known as owner's equity. A business owned by two or more persons associated as partner is partnership, that is partner's equity. A business organized as a civil legal entity under corporation law and having ownership divided into the transferable shares is called a corporation. यानी ये ऑल टुगेदर डिफरेंट एंटिटी होती है, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं इसको। नो विल कम टू द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे हम। विल टॉक अबाउट द बेसिक
अकाउंटिंग इक्वेशन की हम बात करेंगे अभी। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है जनरली अकाउंट्स के लोग या कंसेप्चुअली हमें पता होना चाहिए, वो है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू दी लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट्स जो हैं लायबिलिटीज और ओनर्स के इक्विवेलेंट, उन दोनों को जमा करें तो एसेट्स बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड, recorded and summarized, 4 financial statements are prepared from the summarized accounting data। उसमें 4 statements बनाई जाती हैं। An income statement presents the revenues and expenses and resulting net income or net loss of a company for a specific period time। हमने बात की थी इनके स्टेटमेंट जो है रेवेन्यू, लॉसेस, एक्सपेंस को शो करती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक वक्त के लिए। अ स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ये दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समराइजेज द चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ओनर्स की इक्विटी है फॉर अ पर्टिकुलर टीम, जो है पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए जो डिफाइन होती है, उसको स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी कहते हैं। अ बैलेंस शीट रिपोर्ट्स द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। बैलेंस शीट क्या है? इट रिपोर्ट्स दैट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ ए बिजनेस enterprise with the specific date। A cash flow statement, ये अगली ऑब्जर्वेशन है। A cash flow statement summarizes information concerning cash inflows, receipts and outflows payments for a specific period of time। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? A cash flow statement summarizes information, ये इंफॉर्मेशन को समराइज करती है, कंसर्निंग द कैश इनफ्लोज, जो कि कैश इनफ्लोज होते हैं, रिसेप्ट्स, उसकी रिसेप्ट्स को, एंड आउटफ्लोज, और आउटफ्लोज को, पेमेंट्स को देखती है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। द नोट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है नोट्स, वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पे लिए जाते हैं। अगली बात जो हम बड़ी जरूरी समझते हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम एक्रूअल बेस्ड इंफॉर्मेशन। The general rule for determining the cash flow received from any revenue paid for any expenses to determine the potential cash payments or cash receipts and deduct the amount not paid or not received। Determination of cash flows from the accrual based information। अभी इस स्लाइड में accrual based information से cash flow कैसे डिटरमिन किया जाता है, जैसे कैसे उसको सरफेस किया जाता है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है। The application of the general rule by account type is shown below। जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट है, उनकी एप्लीकेशन कैसे होती है। आप अगर गौर से करें तो एक्सट्रीम लेफ्ट जो हमारा कॉलम है, दैट शोज टाइप ऑफ अकाउंट। दरमियान वाला जो है पोटेंशियल पेमेंट और रिसेप्ट नॉन पेड और रिसीव्ड, वो वाली है, और थर्ड इज द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल विल नाउ सी वन बाय वन। प्रीपेड एक्सपेंस जो है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्या चीज है? इट इज एंडिंग बैलेंस प्लस एक्सपेंस फॉर द पीरियड माइनस बिगिनिंग बैलेंस। इट रिजल्ट इनटू द कैश पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस। सो हमें क्लैरिटी में पता होना चाहिए कि जब वेन एवर वी टॉक अबाउट द प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज द एंडिंग बैलेंस, जो भी बैलेंस एंडिंग था, एक्सपेंस ऑफ द पीरियड, उस एक्सपेंस के पीरियड माइनस बिगिनिंग बैलेंस इक्वल टू द कैश पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंस। दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट है जी अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है? दैट इज एंडिंग बैलेंस प्लस रेवेन्यू फॉर द पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड का रेवेन्यू, माइनस बिगिनिंग बैलेंस, जब आपने शुरू का बैलेंस था, जो इट इज इक्वल टू द कैश रिसेप्ट फ्रॉम द रेवेन्यूज, उसके रेवेन्यू से जो कैश रिसीव हुआ। देन इज द एक्यूरेट पेएबल। Accrued payable is the beginning balance plus expense for the period minus ending balance, that is cash payments for the expenses। Then is the accrued receivables। Accrued receivables क्या है हमारे? They are beginning balance plus revenue for the period minus ending balance is equivalent to the cash receipts from the revenues। नो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। एसेट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे पहले एसेट को एज ए बिल्डिंग ब्लॉक देखा जाता है। एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस।
एसेट क्या चीज़ें हैं? दीज आर दी रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ बिजनेस, उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस एस्टेब्लिशमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो हैं, उनको एसेट्स कहते हैं। एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। दे आर थिंग्स ऑफ वैल्यू, जो कि ये वैल्यू की चीज़ें हैं, यूज्ड इन कैरिंग आउट सच एक्टिविटीज एज प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ये प्रोडक्शन के लिए भी यूज होते हैं, एक्सचेंज के लिए भी यूज होते हैं, और वैल्यूएबल चीज़ें दे कैरी दी वैल्यू। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटीज आर क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स। लायबिलिटीज क्लेम्स हैं जो कि पे करने हैं एंटरप्राइज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, उस एसेट्स के अगेंस्ट। दे आर एग्जिस्टिंग डेबिट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं डेबिट्स और एप्लीकेशंस उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के। ओनर्स इक्विटी एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, अभी ओनर्स इक्विटी की बात करेंगे हम। इट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स के इक्वल रहते हैं माइनस टोटल लायबिलिटीज। इसको कंसेप्चुअली बहुत जरूरी है हम इसको अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज ओनर इक्विटी? ओनर इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, जो भी टोटल एसेट्स हैं वो माइनस टोटल लायबिलिटीज, उसको अगर हम टोटल लायबिलिटीज में से निकालें। ओनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप क्लेम ऑन टोटल एसेट्स, जो भी ओनरशिप के क्लेम है टोटल एसेट्स पे, ये उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको शो करती है। सब डिवीजन ऑफ ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी की सब डिवीजन क्या हो सकती है? वन इज द कैपिटल, अगर कोई कैश है उनके पास। सेकंड इज द ड्राइंग्स, कुछ ड्राइंग्स मिसिंग है उनकी। और रेवेन्यूज, डिफरेंट रेवेन्यूज जो हैं जो ओनर्स इक्विटी का हिस्सा बनते हैं। और फिर एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी ओनर्स इक्विटी का हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट्स बाय ओनर्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, जो इन्वेस्टमेंट है ओनर की एज ए बिल्डिंग ब्लॉक वो क्या होंगी? इन्वेस्टमेंट्स बाय ओनर आर द एसेट्स पुट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। ये डिफरेंट एसेट्स हैं जो पर्टिकुलर बिजनेस शुरू करने के लिए ओनर उसमें डालता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपनी ज़मीन बेच के, लैंड रेवेन्यू डाल के बिजनेस करते हैं, कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेच के उसमें अपनी मशीनरी लेते हैं, कुछ लोन लेके डाल लेते हैं, कुछ बैंक्स लोन होते हैं, कुछ साइलेंट पार्टनर्स उसके होते हैं, कुछ उसकी जेवीज होती हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। तो सारी एक बिजनेसमैन एफर्ट कर रहा होता है, जो ओनर कर रहा होता है टू मेक स्टेबल एज बिजनेस, ये सारी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखी जाती है। दे आर नोन एज इन्वेस्टमेंट बाय ओनर और द एसेट्स पुट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, जो कि एसेट्स हैं वो बिजनेस में हमने इस्तेमाल करता है। दीज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इंक्रीज ओनर्स इक्विटी, ये जो इन्वेस्टमेंट्स वो बिजनेस में कर रहा होता है ये ओवरऑल ओनर्स इक्विटी को भी बढ़ाती हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग क्या है जो हमने बात की थी ड्राइंग की? ड्राइंग्स आर विथड्रॉल्स ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। बाज केसेस में ओनर जो है बिजनेस में कुछ चीजें विथड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स आर विथड्रॉल ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय ओनर्स फॉर पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज के लिए वो करते हैं। ड्राइंग्स डिक्रीज टोटल ओनर्स इक्विटी, वो टोटल ओनर की इक्विटी को डिक्रीज कर देती हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, ओनर की जो इक्विटी है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है? इस स्लाइड को जरा कंसेप्चुअली क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि आप देखें इसको। फॉर एग्जांपल ओनर्स इक्विटी दरमियान में है, ग्रीन में शो की हुई है मेन ब्लॉक। इसके अंदर इंक्रीज कैसे होगी? जो ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज होगी दो चीजों से। वन इज इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, ओनर जब दोबारा उसमें और इन्वेस्टमेंट लाएगा। सेकंड इज रेवेन्यूज, जो कि रेवेन्यूज हैं उसके। और डिक्रीज इसमें क्या है? विड्रॉल्स बाय ओनर, जो ओनर विड्रॉ करना चाहेगा उधर चीजों से। और एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं आपके, वो भी इसमें से डिक्रीज होगी। सो वी कुड से ओनर्स इक्विटी ये ऐसी है जैसे एक पर्टिकुलर बर्तन के अंदर आप पानी डालते हैं तो ओनर्स इक्विटी का जो बर्तन है उसमें पानी कहाँ से बढ़ता है? एक तो कस्टमर की इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, जो ओनर का इन्वेस्टमेंट करता है कस्टमर की कंफर्ट के लिए, वो है। सेकंड इज रेवेन्यूज, जो भी रेवेन्यू आते हैं वो उसमें अकाउंट में डालते हैं आप। और डिक्रीज किस तरह आती है? विड्रॉल्स बाय ओनर्स, जो कि ओनर्स विड्रॉ करते हैं। और एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से थोड़ी इसकी ओनर्स इक्विटी में डिक्रीज आती है। अभी फिर हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन एनालिसिस एग्जांपल की। ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होता है? एक एग्जांपल है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके लिए, सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और आपकी कॉम्प्रीहेंशन कंसेप्चुअली आप क्लियर हो जाए, क्लैरिटी उसमें आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मार्क डिसाइड्स टू ओपन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विस, उसने एक अपना
इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लैरिटी में वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सम इंडिविजुअल जिंदगी में आगे अपनी इंस्पिरेशन के लिए जो उसको गुडनेस है, जो उसने इल्म हासिल किया है, उसकी अपनी विजन है, उसके अपने ख्वाब हैं, उसके अपना एक्शन है जो उसको रिलेट करना चाहता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि कायनात में जिंदगी में सक्सेस अचीव करने के लिए एक्शन और विजन का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। कहते हैं अ विजन विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम, लेकिन विजन अगर उस पर आप एक्शन नहीं करते तो इट इज जस्ट अ ड्रीम, एंड एक्शन विदाउट विजन, कोई भी एक्शन बगैर विजन के इज जस्ट अ एक्टिविटी। सो ना हमें ड्रीम में रहना है ना हमें एक्टिविटी में रहना है, हमने तो अपनी मंजिल पानी है विद द एक्शन एंड विजन, प्रॉपरली एक्शन करके उस विजन को। तो आप देख रहे हैं उसी प्रिंसिपल पे अमल करते हुए हमने ये एग्जांपल आपके लिए डिजाइन की है। मार्क डोसेट डिसाइड्स टू ओपन अ कंप्यूटर प्रोग्राम सर्विस, उसने एक सर्विस सेक्टर में अपना बिजनेस यूनिट बनाने का, एंटरप्राइज खोलने का डिसाइड किया, सोचा, और वो सॉफ्टवेयर खोलने की विजन के साथ बैंक के पास पहुंचा। विथ बैंक इज डिफरेंट, दे एक्सटेंड अ लोन टू यू अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जो इंडिविजुअल इनके पास जाता है वो लोन की कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फुलफिल करने के बाद बैंक्स के जनरली बैंक्स गिव लोन फॉर दी टू रन एंटरप्राइज आर अ बिजनेस। ट्रांजैक्शन 1, अभी वन बाय वन जो हम चूंकि इसको इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम उसकी हर एक्टिविटी को वन बाय वन को रिलेट करेंगे ऑन टू द एकेडेमिया और उन चीजों के साथ जो ऑन ग्राउंड हमारे साथ चल रही हैं। ऑन सितंबर 1 सितंबर को उसने किया, ही इन्वेस्ट 15,000 कैश इन द बिजनेस विच ही नेम्स सॉफ्ट बाइट। सॉफ्ट बाइट उसने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा, सॉफ्ट बाइट के नाम से उसने ये बिजनेस शुरू किया। सितंबर 1 को उसने 15,000 कैश जो है अरेंज किया और उसमें इन्वेस्ट किया, बिजनेस नोन है सॉफ्ट बाइट। सॉफ्ट बाइट में जो 15,000 उसने इन्वेस्ट किए उसकी डिटेल देखें इस दरमियान वाले टेबल में, पूरे एक्शन से बड़ा क्लियर। आप अगर गौर करें एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो कॉलम है दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर, कि ट्रांजैक्शन का नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, जो कि क्योंकि ऑल ट्रांजैक्शन हैज टू बी डॉक्यूमेंट। आगे उन्होंने मेन हेडिंग है एसेट्स। एसेट्स के नीचे उन्होंने 3 चीजें रखी हैं जो जनरली एसेट्स में एक रूटीन के फंक्शन में, एक रूटीन के बिजनेस में ये चीजें ऐड ऑन होती है। वन इज कैश, कैश है, अदर इज सप्लाईज, दूसरी सप्लाई है, और तीसरी इक्विपमेंट है। सो कैश में उसने कैश के हेडिंग के नीचे लिख दिया $15,000, और इक्वलेंट टू पेएबल कुछ नहीं है, कैपिटल क्या है और वो है 15,000 का, और इन्वेस्टमेंट है। ये ओनर्स इक्विटी की बात हो रही है आगे कि उसमें कैपिटल 15,000 दिया और इन्वेस्टमेंट कर दी। देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट कैश दैट इज 15,000 एंड एन इक्वल डिक्रीज इन दी ओनर्स इक्विटी, उसने जो 15,000 दिया था। यानी हम इसे ये देख सकते हैं कि कैश में एक तरफ इंक्रीज हुई ओनर्स इक्विटी में और दूसरी तरफ उसने इसको डिक्रीज हुआ, उसने जो कैश पे किया। सो ट्रांजैक्शन नंबर होगी 1, एसेट्स के नीचे कैश के अंदर सप्लाईज और इक्विपमेंट में उसने 15,000 कैश में डाल दिया, लाइबिलिटीज में उसने नहीं डाला कुछ, और उसमें ओनर्स इक्विटी में 15,000 वो कैटर फॉर हो गया, डबल एंट्री सिस्टम हो गया। आपने देखा होगा इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ट्रांजैक्शन 2, इस पे हम बात करते हैं। सॉफ्ट बाइट परचेज कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर दी $7,000। पहली ट्रांजैक्शन में उन्होंने $15,000 जो है वो इन्वेस्ट किए थे अपनी ओनर्स इक्विटी में, पर्सनल कैश अरेंज करके। ट्रांजैक्शन 2 में उन्होंने ये किया कि उन 15,000 में उन्होंने 7,000 के कंप्यूटर एसेसरीज या इक्विपमेंट लिया, तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर 2 हो जाएगा। एसेट्स में 15,000 है और सप्लाईज में 15,000 है, और ये आगे जाके उसको करता है। अभी 15, अगर आप इसको गौर से देखें, हमारी एंट्री 1 जो 15,000 वाली वो ब्लैक में शो हुई है, और जो ट्रांजैक्शन 2 जो मैंने अभी बात की है, इसने ट्रांजैक्शन 2 पहली में तो उन्होंने इक्विटी में 15,000 डाला था कैश अरेंज करके, तो इमीडिएटली उसके बाद उसने ट्रांजैक्शन 2 की मिस्टर ड्यूस ने, उसने बैलेंस में से 7,000 का इक्विपमेंट, उस 15,000 में से 7,000 का कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदा। तो आप नोट करें कि कैश जो है इसमें से प्लस साइड पे उसके पास स्टिल इज लाइंग 8,000 विद हिम। इक्विपमेंट के हेड में जो इन्वेस्ट हो गया दैट इज 7,000, और एंड पे ड्यूसेट के जो बाकी पैसे हैं 15,000 वो ओनर्स इक्विटी में पड़े हुए हैं। कैश इज डिक्रीज्ड 7,000 एंड द एसेट इक्विपमेंट इज इंक्रीज्ड
7,000। जो उसने इक्विपमेंट लिया, जो चीज़ें ली हैं इससे, उससे ये इक्विपमेंट के प्रोफाइल में उसकी बेहतरी आ गई और कैश के प्रोफाइल में उसकी 7,000 की डिक्रीज आ गई। नो दी ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3 है, ये 1 बाय 1 हम देखते हैं। हमने देखा कि बैलेंस जो है, नेट बैलेंस पिछली स्लाइड में देखा था आपने 8,000 रह गया था, 7,000 आउट हो गया था। इस स्लाइड में उन्होंने क्या एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, सॉफ्ट वाइट परचेजेस अ कंप्यूटर पेपर एंड सप्लाईज एक्सपेक्टेड टू लास्ट several months from the charge supply company for $1,600 on account। उन्होंने $1,600 की और परचेज की किसी कंपनी से और फॉर इज बिजनेस पर्पस। तो आपने देखा था लास्ट टाइम जो बैलेंस था वो $8,000 रह गया था। इसमें से तीसरी एंट्री जो है ट्रांजैक्शन नंबर 3 होगी और इसमें से 1,600 की सप्लाईज ली उन्होंने, एसेट्स के नीचे इसका एंडोर्समेंट कर दी और अकाउंट्स पेबल जो है वो 16,000 उनको दे दिया और मिस्टर डूसेट्स कैपिटल दैट इज स्टिल 15,000। सो द एसेट सप्लाई इज इंक्रीज्ड बाय $1,600 एंड द लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल इज इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। सो एक तरफ तो द एसेट सप्लाई इज इंक्रीज, जो कि एसेट की सप्लाई थी उसमें इंक्रीज आ गई बाय $1,600 और एंड दी लायबिलिटी अकाउंट पेबल इज इंक्रीज बाय सेम अमाउंट और इस तरह लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। नो विल सी दी ट्रांजैक्शन नंबर 4। उन्होंने जो अपने बिजनेस की इनिशियली उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की और उसके अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी, उस ओनर्स इक्विटी में जो एडिशन हुआ था आपको याद होगा, उसके बाद डिफरेंट उन्होंने ट्रांजैक्शंस की। तो ही डिड अनदर ट्रांजैक्शन इस बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए नोन एज ट्रांजैक्शन नंबर 4। इन्होंने किया जी, सॉफ्टवेयर रिसीव्स 1,200 कैश फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर प्रोग्रामिंग सर्विसेज इट हैज प्रोवाइडेड। उन्होंने प्रोग्राम सर्विसेज में कुछ दी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्होंने उनको पेमेंट किए अगेंस्ट दो सर्विसेज $1,200 सो इस केस में क्या पिक्चर इमर्ज हुई कि कैश इज इंक्रीज्ड बाय $1,200 एंड डोसेट कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाई 1,200, यानी कैश भी $1,200 इंक्रीज हुआ और उसके कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। इसकी एंट्री देखें जी, जो बड़ी क्लियरली शोन है, सॉफ्टवेयर रिसीव्स $1,200 कैश फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर प्रोग्रामिंग सर्विसेज इट हैज प्रोवाइडेड। ट्रांजैक्शन का नंबर आ गया पहले कॉलम में 4, कैश के नीचे उनको जिधर $8,000 बैलेंस चल रहा था 1,200 उन्होंने ऐड कर दिए, इट कम्स टू $9,200। सप्लाईज उन्होंने 1,600 की ट्रांजैक्शन पहले की है, इक्विपमेंट की भी $7,000 की हुई थी आपको पता है। अकाउंट्स पेएबल में 1,600 उन्होंने पे किए। अगेन कैपिटल जो उनका इनहांस हुआ, जो $15,000 था उसमें ये 1,200 भी ऐड हो गए, सेंस मेकिंग दी $16,200 विद हिम। ओनर्स इक्विटी बढ़ गई उसकी बाई $1,200। Now we see the transaction number 5 in this regard. Transaction 5 क्या हुई? It says SoftBite receive, SoftBite उनके बिजनेस का नाम है, receive a bill for $250 for advertising its business but pays the bill on later date. इन्होंने बिल रिसीव किया बिजनेस ने, यूनिट ने, सेंट्रली ऑर्गेनाइजेशन ने $250 का। अच्छा, ये 250 की प्लेसमेंट कहाँ होगी, ये क्रिटिकल है। It says accounts payable is increased by $250 and asset capital is decreased by $250। अकाउंट्स पेएबल के हेड में ये इंक्रीज हो गई और जहां उनकी इक्विटी चल रही थी, कैपिटल चल रहा था ओनर्स की इक्विटी में, उसमें से $250 ये निकल जाएंगे। इसको जब आपने पोस्ट किया इस एंट्री को इधर एज ए एंट्री ट्रांजैक्शन 5, सीरियल नंबर 5 आ गया। कैश में देखें इट इज सेम 9,200, सप्लाईज भी $1,600 की वही है, इक्विपमेंट भी $7,000 का जो आया था वही है। रेड से जो शो किया हुआ है अकाउंट्स पेएबल में 1,600 पहले भी पेएबल थे और 250 का ये बिल भी आ गया, 10 टोटल मेकिंग $1,850। और डूसेट कैपिटल में 16,200 थे जो लास्ट टाइम, उसमें एक्सपेंस निकल गए, इसको एक्सपेंस के हेड से ये जाएगा नोन एज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और $15,950 उनके पास रह गए ओनर्स इक्विटी के हेड में। तो ये इस तरह वो। Now we coming over to the transaction number 6. Transaction number 6 says SoftBite provides programming services of $3,500 for customer and receives cash of $1,500 with the
बैलेंस पेएबल ऑन अकाउंट। उन्हें सर्विसेज दी $3500 की और एंड कैश रिसीव और 1500 कैश रिसीव किया विद द बैलेंस पेएबल ऑन अकाउंट, बैलेंस जो पेएबल ऑन अकाउंट था। इस केस में कैश इज इंक्रीज बाय 1500। आप देखें कि इस केस में जो कैश है वो इंक्रीज हुआ है बाय $1500 जो कि पहले ही कॉलम में कैश में आएगा, और रिसीवेबल इज इंक्रीज बाय $2000। जो रिसीवेबल का हेड हमारा खाली रह गया था उसमें रिसीवेबल्स में ये आ जाएगा $2000। और दूसरा जो है दूसरा का कैपिटल भी बढ़ गया क्योंकि 3500 जो है उसके ओवरऑल ओनर्स इक्विटी में आ गए। तो ये पोस्ट कैसे हुआ आपने देखें, ट्रांजैक्शन नंबर 6 होगी, उसका उन्होंने दे दिया हुआ एसेट्स में कैश के हेड में $1500 ऐड हो गए, और अमाउंट रिसीवेबल में चूंकि उन्होंने आपने गौर से पढ़े कि 2000 जो उन्होंने कहा हुआ है दैट इज दी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, उन्होंने कहा जी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सर्विस ऑफ 3500 ऑफ कस्टमर एंड रिसीव्स द कैश ऑफ 1500। वो जो करंटली उन्होंने रिसीव किया है कैश $1500 का, वो उन्होंने पहले कॉलम में ऐड कर दिया विद दी बैलेंस पेएबल ऑन अकाउंट, यानी बैलेंस अभी रिसीवेबल है दैट इज $2000 जो बाद में आएगा। सो रिसीवेबल के हेड में रेड से ये एंट्री उधर चलेगी 2000 की, और बाकी उसकी जो अपनी इक्विटी है चूंकि ये अमाउंट 3500 है तो उसका वेट करेंगे और उसमें भी फिर इसको प्लेस कर लेंगे। नाउ कमिंग ओवर टू द ट्रांजैक्शन 7, it says expense paid in cash for the September or store rent के $600 इन्होंने पे किए। सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय के हेड में उन्होंने सैलरीज दी एम्प्लॉयज को $900 की, और यूटिलिटीज पे भी खर्चा है $200। ये जो ट्रांजैक्शन 7 है ये कैसे पोस्ट होगी, बेसिकली 3 एक्सपेंस हैं 600, 900 एंड 200। कैश इज डिक्रीज बाय 1700। इन सबको ऐड आप करें 900 प्लस 200 और प्लस 600, तो जो कैश है उसका ओवरऑल वो $1700 से अलग एंट्री के साथ डिक्रीज हो जाएगा। और इसका रिजल्ट जो है वो ये है द कैश इज डिक्रीज बाय 1700 एंड डोसेट कैपिटल इज डिक्रीज द सेम अमाउंट। डबल एंट्री सिस्टम है, जब कैश डिक्रीज हुआ तो डोसेट की ओनर्स इक्विटी भी ये निकली रेड में आएगी, तो ये उन्होंने इसको निकालने के लिए कह दिया कि $1700 जो हैं ये इस तरह पे होंगे। नो gentlemen, as we know is the company or the enterprise or the organization is shifting to the transaction 8. In this, SoftWhite pays its advertising bill for $250 in cash. उन्होंने 250 का जो कैश का बिल है वो पे किया। ये कैसे होगी इंटरप्रेट, ये पोस्ट होगी, ये ट्रांजेक्शन के हेड में 8 आएगा because it is transaction number 8. It says cash is decreased by 250 and accounts payable is decreased the same amount. 250 में जो अकाउंट पेएबल है उसमें ये डिक्रीज हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं उसी के बिजनेस सॉफ्टबाइट के नाम से जो एस्टेब्लिश किया मिस्टर ड्यूस ने, उसमें एक नई ट्रांजैक्शन आ गई नोन एज ट्रांजैक्शन नंबर 9। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या एक्टिविटी किया थी, ये दी सम ऑफ $600 इन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स हु हैव प्रीवियसली बीन बिल्ड फॉर सर्विसेज इन द ट्रांजैक्शन 6। ये बेसिकली एक नई अमाउंट आई है 600 की सर्विसेज के अगेंस्ट। ये पोस्ट कैसे होगी, कैश इज इंक्रीज, कैश इंक्रीज हो जाएगा बाय 600 एंड अकाउंट्स रिसीवेबल इज डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। जो रिसीवेबल अमाउंट है उसमें से $600 की माइनस हो जाएगी। इन्होंने कैसे पोस्ट किया इस एंट्री को, रेड में ये शो किया हुआ है। बैलेंस में देखें, बैलेंस के साथ अकाउंट नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 9 आ गई, कैश में $600 आ गए, उसको आपने ऐड कर लिया। अमाउंट रिसीवेबल जो आपको याद है $2000 बीच में रिसीवेबल थे, किसी ने लेने थे, किसी को देने थे, इन्होंने उनमें से 600 जब निकाले तो 1400 वापस बच के। बाकी इसकी सारी ट्रांजैक्शन एज सच है और एज सच क्लैरिटी में है। So I repeat for you, the sum of $600 in cash is received from the customers who have previously been billed for a service in the transaction 6. इसकी एंट्री इन्होंने रेड से शो कर दी, और ये उसकी जो कैश है उसकी अगेंस्ट कैश बढ़ गया बाई $600। $8750 जो थे वो बन गए 600 जब हमने रेड से ऐड किया 9350। सिमिलरली जो रिसीवेबल थी आपकी $2000, ये डबल एंट्री सिस्टम है, उसमें से ये 600 निकलेगी, दैट मेक्स $1400।
मार्क डूसेट विड्रॉज 1300 इन कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। वो 1300 रुपीज या डॉलर्स विड्रॉ करते हैं इसे जस्ट फॉर हिमसेल्फ। और ये कैसे एंट्री होगी, ये एंट्री 10 जो है, इट इज कैश इज डिक्रीज्ड बाय $1300 एंड मिस्टर डोसेट कैपिटल इज डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। यानी ये $1300 माइनस हो जाएंगे कैश के, क्योंकि इसने विड्रॉ की है ना जो 1300 काश जो उसने बिजनेस में से निकाला है $1300 अपनी पर्सनल नीड के लिए। तो आप गौर करें कि इसने कैश में से $1300 एंट्री नंबर लिख के निकाल दिए, और दूसरी तरफ ड्यूज की इक्विटी भी कम हो गई ना, बिजनेस से उसने इधर माइनस किया और वो भी होगी, डबल एंट्री सिस्टम है। वो भी जब $17,750 में से 1300 निकाले तो अमाउंट रहेगी 16,450। जो अमाउंट जहां पेस्ट हो रही है इस एग्जाम्पल में, उधर ही हमने रेड के साथ शो की हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर इंटररिलेशनशिप्स। फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट्स थी और उसकी रिलेशनशिप्स हैं, इसको हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तहत हम इसको रियलाइज कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, और डिफरेंट एंट्रीज डॉक्यूमेंट हो रही हैं, पोस्ट हो रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। हमने देखा कि सॉफ्ट बाइट वाले ने 10 मिस्टर ड्यूस जो हैं ओनर उसके, उन्होंने 10 किस्म की ट्रांजेक्शन्स की। अभी डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनकी रिलेशनशिप हम दिखाएंगे, इनकम स्टेटमेंट के तौर पे ये कैसे इमर्ज होगी वो पहले सबसे देखते हैं। सॉफ्ट बाइट ऊपर नाम लिखा जाएगा उस फर्म का, नीचे हेडिंग आएगा इनकम स्टेटमेंट, और लिखा जाएगा फॉर द मंथ एंडेड 30 सितंबर। आपको याद होगा कि पहली एंट्री जब उन्होंने शुरू किया था बिजनेस तो 1 सितंबर को उन्होंने लोन लिया था। सो इसको अगर इन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम भी डिफाइन हो गया इस इनकम स्टेटमेंट में फॉर द मंथ ऑफ, एक जो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है कि सितंबर 30, 2002। अभी हम इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे कॉलम्स में रीड करें, रेवेन्यूज आ गए, सर्विसेज रेवेन्यूज जो टोटल उसको मिले पूरे महीने में सारे डिफरेंट मौके पे, दे आर दी $4,700। अभी एक्सपेंस क्या क्या उनके हुए थे जो उन 10 एंट्रीज में जो हमने की थी, ट्रांजैक्शंस की थी, उनको भी समराइज किया इन्होंने। समरी आपको मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, पिछले लेक्चर में भी और इसमें भी शेयर किया है कि बेसिकली अकाउंटिंग परफॉर्मेंस ये डाटा जो इकट्ठा किया जाता है, इट्स समराइज्ड इन अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू सो दैट कि इट हेल्प्स एंड फैसिलिटेट द डिसीजन मेकर इन एट वन ग्लांस, उसको क्लियर हो कि ये पूरी ओवरऑल पिक्चर क्या इमर्ज हो रही है। तो जो एग्जेक्टिव है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए ये इनकम स्टेटमेंट के तौर पे बात हुई पूरे महीने की 10 ट्रांजैक्शन किस तरह होंगी। रेवेन्यूज आ गए, रेवेन्यूज में उनको सर्विस रेवेन्यूज मिल गए 4700, एक्सपेंस पे उनके सैलरीज एक्सपेंस है 900, उनके रेंट एक्सपेंस है 600, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी उन्होंने बिजनेस से किए हैं 250 के, 200 के यूटिलिटी एक्सपेंस हैं जो कि हमने पिछली ट्रांजैक्शन में देखा सारी। टोटल एक्सपेंसेस उनके हो गए $1950। और नेट इनकम कितनी निकली, 4700 की उनकी सर्विसेज थी, 1950 उनके एक्सपेंस थे, 10 मेकिंग इट एज 2750 उनकी डॉलर जो है नेट इनकम निकल आई। सो नेट इनकम ऑफ 2750 शोन, जो कि ये रेड में शो हो रही है हमें, ऑन द इनकम स्टेटमेंट इज एडेड टू द बिगनिंग बैलेंस ऑफ ओनर्स कैपिटल इन द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। ये बिगनिंग बैलेंस के तौर पे उसमें ऐड हो जाएगी। हमने इनकम स्टेटमेंट देखी थी, इनकम स्टेटमेंट के बाद हमने सॉफ्ट बाइट की स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी देख रहे हैं, जो दूसरी स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट पहले जैसे मैंने आपसे शेयर की पिछली स्लाइड में कि वो बेसिकली टोटल इनकम में से, रेवेन्यूज में से उन्होंने एक्सपेंस निकाल दिए, तो उनकी ये इनकम जो है $2750 की वो निकली थी। अभी हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी पे जाएंगे। अगेन इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा गया है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट का दैट इज ओनर्स इक्विटी की स्टेटमेंट है, डाटा है, और फॉर द मंथ एंडिंग सेम उस टाइम का सितंबर का। मिस्टर डोसेट कैपिटल सितंबर 1 एड इन्वेस्टमेंट कितनी है उनकी इनिशियल, अगर आपको याद हो तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई थी। तो नेट इनकम उनको कितनी हुई, जो सितंबर पूरे में $275,000 हुई थी, 2050। अच्छा, उसको अगर ऐड किया दोनों को तो इट मेक्स $17,750। और ड्राइंग्स उन्होंने क्या की मुख्तलिफ मौकों पे ₹1,300 पर्सनल यूज के लिए, अगर आपको याद हो। सो फिर उनकी इक्विटी जो रह गई वो $16,450 रह गई उसके लिए फॉर दिस। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, नेट इनकम 2750 इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, जो जैसे बताया था इनकम स्टेटमेंट से आई थी,
टू दी स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी में आ गई। दी ओनर्स कैपिटल ऑफ 16,450 at the end of the reporting period is shown as the final total of the owner's equity column of the summary transactions, that is 16,450 rupees उनकी owners equity आ गई। Now we'll be seeing the balance sheet। हमने नेट इनकम की भी स्टेटमेंट देख ली, हमने उनकी ओनर्स इक्विटी की भी देख ली। बैलेंस शीट क्या शो करेगी? बैलेंस शीट के लिए अगर आप गौर करें इस पे, तो बेसिकली बैलेंस शीट में ओनर्स कैपिटल जो है 16,450 हमने पिछली स्लाइड में देखा, ओनर्स इक्विटी थी, कैपिटल थी। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड दैट वाज 30 सितंबर शोइंग इन द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, उधर से हम लाए हैं, इज आल्सो शोन ऑन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में वो दिखाया गया है। और shown on the showing on the statement of owners equity is also shown on the balance sheet. Cash of 8050 on the balance sheet is reported on the cash flow statement, जो cash flow statement पे लिया जाता है। अभी बैलेंस शीट कैसे डेवलप होती है? पहले एसेट्स की बात आती है जी। एसेट्स में कैश है उनके पास 8050, अकाउंट्स जो रिसीवेबल थे उनके सारे 1400 थे, सप्लाईज उन्होंने 1600 की ली थी उन 10 ट्रांजेक्शनों में, और इक्विपमेंट उन्होंने $7,000 का खरीदा था। 10 टोटल एसेट्स उनके बन गए सॉर्ट बाइट के $18,050। लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, आपको याद है कि हमने शुरू में बात की थी, इट्स एसेट्स आर इक्वल टू दी इक्वलेंट टू दी लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के इक्वलेंट होनी चाहिए। एसेट्स हमारे निकले हैं $18,050 के, और अगर आप लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी देख रहे हैं तो वो भी $18,050 की ही निकली है। लाइबिलिटीज में क्या है? अकाउंट्स पेएबल थे 1600, ओनर्स इक्विटी मिस्टर दोसट ने अपना कैपिटल जो है $16,450 डाला था, ये भी एडिशन जो है 80,050 हुआ। सो एसेट्स इज इक्वलेंट टू दी लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, इन दोनों को जमा करें तो एसेट्स के इक्वलेंट आना चाहिए, जो कि बैलेंस शीट में नजर आ रहा है हमें। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये दिस इज अनदर स्टेटमेंट जो कि बैलेंस शीट के बाद है। Cash of 8,050 on the balance sheet and cash flow statement is shown as the final total of the cash column of the summary of the transaction। ये फाइनल कॉलम में वो शो किया जा रहा है। अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का स्पेसिफिन है जो आपको शो किया जा रहा है। सॉफ्ट बाइट की कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उस पीरियड लिख दिया गया। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर उन्होंने 3300 लिया था। कैश पेमेंट टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज 1950 था, 10 रिमेनिंग इज 1350 बच गया। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से परचेज ऑफ इक्विपमेंट 7000 का आ गया। उसके बाद नेट कैश यूज्ड बाय द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो इन्वेस्टमेंट बाय ओनर आपने देखा 15,000 उन्होंने बैंक से जो लेके इंडिविजुअल एक्टिविटी थी वो भी डाली। ड्राइंग बाय ओनर भी उन्होंने 1300 निकाला था। अच्छा, अगर हम सारी को ऐड करें, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब दैट रिमेन $8050। कैश सितंबर 1 जो है 8050, और सितंबर 3 को जो है सितंबर 30 को जब पूरी ट्रांजेक्शन हुई तो कैश अवेलेबल विद हिम वाज $8050। विद दिस वी हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, और इस प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन से ये हुआ कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और खुद भी मेरा कॉन्फिडेंस है कि अल्लाह की रहमत से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इस पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दी। विद दिस वी फिनिश द लेक्चर, बट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द समरी ऑफ दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर we discuss the role of accounting records in an organization। accounting record का क्या रोल था, described a ledger account and a ledger, उसको हमने ledger को और account को describe किया। it described the rules, debits and credit for balance sheet accounts, and it also we are quite clear about the double entry rule of accounting पे मतलब भी हमने देखा, and explained the nature of net income, loss, revenues and expenses, उस पे बात हमने की। फिर हमने explained it was also explained why revenues are credited and expenses, ये different types of जो statement आपको दिखाई हैं किस तरह मर्ज होती हैं उसको देखा गया। रियलाइजेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल इन रिकॉर्डिंग रेवेन्यूज के हमने इसमें यह भी देखा कि एंट्रीज कैसे पोस्ट होती हैं, कैसे रिकॉर्ड होती हैं, एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं, एक्सपेंडिचर कैसे रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स भी हमने देखे, टोटल बैलेंस भी एक्सप्लेन किया, और नेचर ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज, डिफरेंट जो ट्रांजैक्शन हमने सॉफ्ट बाइट की एंट्रीज की मैंने आपको एग्जांपल दी वो भी डिटेल में देखी हमने।
With this we finish our lecture, but before finishing the lecture मैं as usual आपसे अपना मैसेज शेयर करना चाहूँगा. Do what is right, not what is easy. Shortcut is prohibited in life. जो लोग शॉर्टकट मारते हैं, जो लोग नेगेटिविटी करते हैं, गीबत करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों से जलते हैं, हसद करते हैं, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते. रिमेंबर, जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, जो हर एक के लिए मुस्बत रोल रखते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं. उन्हीं की नसीब में अल्लाह ताला ने कामयाबी लिखी है. सो इट इज सेड डू व्हाट इज राइट. जो सही है वो करें. सही राज होते हैं, मुश्किलात का राह भी होता है, कुर्बानी का राह भी होता है. लैसल इंसान इल्ला मासा, बेशक इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने कोशिश की. सो नॉट व्हाट इज इजी. देखें कि सही रास्ता कौन सा है, ये देखें, ये ना देखें कि आसान कौन सा है. सेकंड इज फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विद यू. अपने दिल की बात भी जरूर माने. अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, मगर कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. वो एक इकबाल ने कहा था, लेकिन वो डिफरेंट एंगल से था. लेकिन मोस्टली फॉर अ रैशनल डिसीजन इट हैज टू बी अ बैलेंस अप्रोच. तो इसलिए कहा गया फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विद यू. अपने दिल की बात भी माने, लेकिन साथ अपने दिमाग से भी जरूर सोचेंगे व्हाट आई एम गोइंग टू डू. क्या ये इमोशनली बैलेंस डिसीजन है, लीगली एथिकली अलाउड है. गिव अ सेकंड थॉट, उसके बाद आगे चलें. तो विद दिस जेंटलमैन मैं आपसे जाते जाते इस लेक्चर को क्लोज करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे लेक्चर का, हमारी बात का हमेशा ब्रांड है. आई कॉल इट ब्रांड, आई कॉल इट वट एवर इट इज ब्रांड विद माई क्लास, विद माई लिसनर्स. जो कि अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे. लेकिन प्लीज रिमेंबर बाई वन रिक्वेस्ट, प्लीज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स विद पॉजिटिव माइंड. और एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, साफ नीयत के साथ मेहनत करें. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे और आसानियां देंगे. तो वे दिस मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको किसी का मोहताज ना करे और हमारे दिल की सारी दुआएं कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज. थैंक्स.